सुप्रभात बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अगला चैप्टर अध्याय 2 जनन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को यह जानना है कि जनन होता क्या है। देखिए, जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप लोगों को पोषण, उत्सर्जन, मानव का विकास तथा उनके अंदर होने वाली जो जनन जैविक क्रियाएं थी, उसमें एक मुख्य लक्षण माना जाता है जनन। तो जनन की जब बात करते हैं हम, तो यह पौधों में भी और जंतुओं दोनों का एक मुख्य लक्षण है, जिसके द्वारा किसी भी पीढ़ी का एक स्थान से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए या उस जाति की विशेषता को हमारे अस्तित्व में रहने के लिए पर्यावरण में बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है, जो कि है जनन। तो जनन होता क्या है? सबसे पहली बात, तो जनन का मतलब है जब कोई भी जीव अपने ही जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। जैसे कि घोड़े से घोड़ा, बिल्ली से बिल्ली तथा कुत्तों से कुत्ते, बकरी आदि अपने ही जातियों को उत्पन्न करते जाते हैं। अब इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि जनन होते क्या, कितने प्रकार के हैं। जनन की बात करें तो मुख्य रूप से जनन दो प्रकार का होता है। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। जनन क्या? अपने ही जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करना। ठीक है। अब लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन का सबसे मुख्य लक्षण जो है वह आता है कि यह ऐसे जीव है जिसमें नर व मादा दो लोगों का पाया जाना अति आवश्यक है। मतलब लैंगिक जनन में नर तथा मादा द्विलिंगी जीव पाए जाते हैं, जो आपस में संलयन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इनमें से नर तथा मादा युग्मक तो नर से शुक्राणु तथा मादा से अंडाणु का निर्माण होता है, जो कि संलयित होकर यहाँ पे क्या बनाते हैं? जाइगोट। यह प्रक्रिया का संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। मतलब नर तथा मादा युग्मकों के आपस में मिलने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी क्या? निषेचन। तब इसके फलस्वरूप यह हमारे नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक। अब बात करते हैं हम अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में नर तथा मादा का अलग अलग पाया जाना जरूरी नहीं है। इसमें बिना लैंगिक संपर्कों के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो लैंगिक जनन का एक और भाग बनता है, जो कहलाता है आपका कायिक जनन। अलैंगिक में लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो अकेले ही अपने नए जीव को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंगिक जननों में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। इनमें नर तथा मादा युग्मकों के आपस में मिलना जरूरी है। ठीक। तो अलैंगिक जनन के बाद इसमें हम बात करते हैं कि अलैंगिक
अलैंगिक जनन में जीवों में निम्नलिखित प्रकार के जीव अपने हैं किसी से करते कैसे हैं। तो अलैंगिक जनन में होता क्या है कि अलैंगिक जनन में कोई जीव अपने शरीर के किसी भाग से अपने शरीर के किसी भाग से दूसरे जीव की उत्पत्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। क्लियर। फिर इसके बाद अब ये अलैंगिक जनन होते किस प्रकार से हैं, तो अलैंगिक जनन के कई भाग हैं, जैसे विखंडन, खंडन, द्विखंडन, मुकुलन, जान निर्माण, और पुनरुद्भव। ठीक है, ये हो गए मतलब अलैंगिक जनन किन किन प्रकारों से होता है। अब बात करते हैं, हम उनकी व्याख्या करते हैं। तो आप बात करेंगे द्विखंडन की। विखंडन की बात करते हैं तो विखंडन की क्रिया में क्या होता है, कोई जीव या पादप अपने शरीर को खंडित कर टुकड़ों में बांट देता है तो वो क्या कहते हैं, प्रत्येक टुकड़ा एक अलग अलग जीवों की को उत्पन्न करता है। मतलब कोई जीव या पादप अपने शरीर के कई भाग कर देता है तथा प्रत्येक भाग नए जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। तो उसे क्या करते हैं हम, विखंडन। अब बात करते हैं हम द्विखंडन की। द्विखंडन का मतलब है जब कोई जीव अपने पूरे शरीर को दो बराबर भागों में बांट दे तथा दोनों भाग अलग अलग जीवों को उत्पन्न कर दे तो उसे कहते हैं हम द्विखंडन। मतलब कोई जीव या पादप
अपने शरीर को दो भागों में बांट दे तथा प्रत्येक भाग नए जीवों को उत्पन्न करे, तो उसे क्या कहते हैं हम? द्विखंडक। अब इसमें होता क्या है, कैसे, आपको हम डायग्राम के द्वारा दर्शा रहे हैं। जैसे कोई एक जीव हो गया, इसको हम मान लेते हैं मदर से, या मातृ पोषण। ठीक, यह एक मदर सेल हो गई। यह मदर सेल बीच से हल्का डिवाइड होते हुए इस तरीके से हो जाती है। हर तीसरे चरण में यह जो ए और बी को जन्म दे देती है। तो यह क्या हो जाती है? संतत, मतलब पुत्र, संतत को उत्पन्न कर देती है। ठीक, तो आपका विखंडन हो गया, द्विखंडन हो गया। अब आते हैं हम पुनर्उद्भवन पे। पुनर्उद्भवन पुनर्उद्भवन की बात करते हैं तो होता क्या है कि जब किसी जीव में अचानक कोई अंग कट जाए, टूट के अलग हो जाए तथा वह पुनः अंग वापस उसके शरीर में उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार के होने वाले जनन को हम कहते हैं पुनर्उद्भवन। जब किसी जीव के शरीर का कोई भाग अलग हो तथा वह उसके शरीर में पुनः बन जाए, तो उसे पुनर्उद्भवन कहते हैं। जैसे में सितारा मछली, हाइड्रा। ठीक है, समझ में आया कि जब कोई जीव है, जैसे हम लोगों के हाथ पैर है, कट जाए फिर यह पुनः उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पुनर्उद्भवन। पुनर्उद्भवन में सबसे ज्यादा क्षमता सितारा मछली में पाई जाती है और उसके बाद हाइड्रा में। फिर हम इसके बाद बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन में होता क्या है कि किसी जीव के ऊपर एक उभार बन जाता है
तथा वह उभार फिर और बड़ा होते होते शरीर से टूटकर अलग हो जाता है तथा अलग होने के बाद वह एक नए जीव को उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार के होने वाले जन्म को हम कहते हैं मुकुलन। जब किसी जीव के शरीर पर कोई उभार दिखाई दे तथा वह उभार बड़ा होकर अलग हो जाए तथा नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो देखिए इसको हम दर्शा रहे हैं जैसे कि कोई एक हाइड्रा हो गया, ठीक है, यह एक नॉर्मल हाइड्रा है। इसके ऊपर हाइड्रा के ऊपर क्या हुआ, एक उभार बन गया। यह उभार हो गया जिसको आप कहते हैं मुकुल। यह मुकुल कुछ समय के बाद बड़ा हुआ, फिर अलग होकर एक हाइड्रा था, अब ये दो हाइड्रा हो गए। तो इस प्रकार का होने वाले जन्म को हम कहते हैं मुकुलन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि बीजाणु निर्माण क्या है और कायी जन्म क्या है। तो कायी जन्म की बात से पहले हम बीजाणु निर्माण के बारे में जानते हैं कि बीजाणु निर्माण क्या होता है। यह अधिकतर पादपों में पाया जाने वाला गुण है जिसमें कि कोई जीव अपने शरीर में ही कई सारे बीजाणुओं की संरचना को उत्पन्न करता है तथा बाहर निकलकर यह एक कई सारे जीवों को उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे जन्म को हम कहते हैं बीजाणु निर्माण। जब किसी जीव में प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुओं का निर्माण होना प्रारंभ होता है तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर वह नए जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपने कायी जनन।
कायी जनन अधिकतर माना जाता है कि यह पादपों में पाया जाता है तथा जिसमें कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में या अनुकूल परिस्थितियों में उसके शरीर को कट करके हम अलग अलग जीवों को उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार के होने वाले जनन को हम क्या कहते हैं? कायिक जनन। ठीक है, धन्यवाद।